नामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग बहुत अच्छे थे। उस गांव में हर समय चहल पहल लगी रहती थी। पूरे गांव में केवल एक ही फूल वाले की दुकान थी, जहाँ जगत नाम का एक व्यक्ति फूल से बने हुए सुंदर हार बनाकर बेचता था, जिसकी दुकान पर हर समय लोगों की भारी भीड़ लगी रहती थी। आज की कहानी किसी अमीर गरीब की नहीं है। आज की कहानी है घमंड के टूटने की, इंसानियत के जागने की और एक बेजुबान की उस वफादारी की जो आज के इंसान शायद भूल चुके। पार्वती, ओ पार्वती, जल्दी से कोई बाल्टी लाओ। आड़त से लाया हुआ गेंदे का सारा फूल इस कड़कती बारिश के पानी में सड़ रहा है। मेरी पूरी लागत बह गई पार्वती, पूरी लागत बह गई। लाती हूँ जी, लाती हूँ। पहले इस चूल्हे को ढक लूं। अगर लकड़ी पूरी तरह गीली हो गई तो आज रात बच्चों को सूखी रोटी भी सेक कर नहीं दे पाऊंगी। हे भगवान, इस गरीब पर इतनी बड़ी मार मत मार। मैं तंग आ चुका हूँ इस कीचड़ से, तंग आ चुका हूँ इस नरक जैसी जिंदगी से। जब देखो तब रोना धोना। इस टूटे हुए घर में एक कोने में बैठो तो दूसरे कोने से पानी टपकने लगता है। बाबूजी, आप जिंदगी भर इस गांव की मिट्टी में सड़ते रहे और हमें भी इसी कीचड़ में ढकेल दिया। भैया, बाबूजी पे गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? मौसम पे किसी का जोर है क्या? अपनी किताब संभालो, भीग गई तो मास्टर जी डांटेंगे। तू चुप कर सुमित, बड़ा आया ज्ञान देने वाला। तुझे इसी कीचड़ में सड़ना है तो सड़, पर मैं इस सड़े हुए गांव में और नहीं रहने वाला। मैं शहर जाऊंगा। वहां कड़कड़ाती बारिश में भी लोग आलीशान बंगलों में सूखे रहते हैं। मैं अमीर बनूंगा, बहुत अमीर। बेटा अमित, शहर जाना बुरी बात नहीं है, पर इस लाचार बाप की उम्र देख। फूलों का धंधा चौपट हो गया है। इस महीने तुम्हारे स्कूल की फीस। फीस फीस फीस, हमेशा पैसों का रोना। रीना के पापा शहर के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि शादी के बाद वो मुझे शहर में सेट कर देंगे। मैं अगले हफ्ते ही शहर भाग रहा हूँ। मुझे इस गांव की मिट्टी से नफरत है। बेटा, ऐसा मत बोल। इसी मिट्टी का खाकर तू इतना बड़ा हुआ है। माँ बाप को इस हाल में छोड़ जाएगा? तुम लोग मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, आप हौसला मत हारिए। भैया चले गए तो क्या हुआ? आपका छोटा बेटा सुमित अभी जिंदा है। मैं कसम खाता हूं बाबूजी, इसी गांव की मिट्टी से सोना उगा कर दिखाऊंगा। इस बारिश को हमारी बर्बादी नहीं, हमारी कामयाबी का गवाह बनाऊंगा। समय बीत चुका है, चौराहा कीचड़ से सना है। अमित एक चमचमाती कार के पास खड़ा है। उसने महंगा सूट पहना है। उसके साथ उसकी अमीर पत्नी रीना है। कुछ दिनों बाद सुमित पकोड़े का ठेला शुरू करता है। उसकी पकोड़े की छोटी सी दुकान है। पास ही भैरव समोसे वाला है। देख जगत देख, राम शरण का बड़ा लड़का शहर से कार में आया है और छोटा लड़का सुमित यहाँ कीचड़ में पकोड़े छान रहा है। पर सुमित का ठेला मेरी दुकान के सामने क्यों लगा है? इसके ठेले को यहाँ से उखाड़ना पड़ेगा। हुक्म करो मालिक, अभी लात मार के इसका ठेला पलट देता हूँ। अभी नहीं, पहले तमाशा देख। अमित बेटा, 5 साल बाद आए, वो भी सिर्फ अपनी गाड़ियाँ और गहने दिखाने। अपनी इस बूढ़ी माँ के गले नहीं लगोगे बेटा। माँ प्लीज, मेरे सूट पर कीचड़ के छींटे मत डालो। बहुत महंगा है, शहर से लिया है। और वैसे भी मैं यहाँ कोई रिश्ता निभाने नहीं आया हूँ। ससुर जी के बिजनेस के सिलसिले में इस रूट से गुजर रहा था, तो रीना ने कहा कि चलो तुम्हारे उस पुराने झोपड़े को भी देख लेते हैं कि वो अभी तक गिरा या नहीं। उफ अमित, कितनी बदबू है यहाँ। चारों तरफ कीचड़ है और देखो ना, तुम्हारा भाई यहाँ सड़क पर तेल के काले कड़ा में पकौड़े तल रहा है। छी, चलो यहाँ से। भैया, इस काले कड़ा के पकोड़े बेचकर ही आज बाबूजी की दवाइयां आती हैं। और जिस कीचड़ से आपकी मैडम को बदबू आ रही है ना, इसी कीचड़ में पैर धंसाकर बाबूजी ने आपको शहर के बड़े कॉलेज में पढ़ाया था। भूल गए वो दिन? भूल गया सुमित।
क्योंकि मैं बीती बातें याद नहीं रखता। तू जिंदगी भर इसी बारिश में, इसी कीचड़ वाले चौराहे पर पकोड़े छानना, तेरी औकात यही है। रीना, बैठो कार में। क्यों सुमित भाई, बड़े भैया ने तो चेहरे पर बढ़िया मेकअप लगा दिया। अरे जब सगा भाई लात मार के चला गया तो इस चौराहे पर दुकान लगाने का घमंड क्यों पाल रखा है? समेट अपना बोरिया बिस्तर और भाग यहाँ से। मेरी दुकान की बोहनी खराब होती है तेरे पकोड़ों से। भैरव भाई, कीचड़ चेहरे पर लगा है, चरित्र पर नहीं। और ये जमीन किसी के बाप की नहीं है। मेहनत की खाता हूं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। दुकान तो यहीं रहेगी और इसी बारिश में चलेगी। रात का समय है, जंगल का सुनसान रास्ता, भीषण तूफान और बारिश है। आसमान में भयंकर बिजली कड़क रही है। हवाएं इतनी तेज हैं कि पेड़ उखड़ रहे हैं। सुमित भीगते हुए, ठंड से कांपते हुए अपनी पकौड़े की दुकान का सामान एक बोरी में लाद कर घर लौट रहा है। अचानक झाड़ियों से किसी के रोने और भारी जंजीर के टकराने की छन छन आवाज आती है। कौन है? कौन है वहां झाड़ियों में? कोई इंसान है या? टॉर्च की रोशनी एक बड़े पेड़ की जड़ पर पड़ती है। वहाँ एक कमजोर मिटमेले रंग का गधा पड़ा है। उसके गले में एक प्राचीन अजीब से अक्षरों वाली भारी लोहे की जंजीर कसी हुई है। उसकी पीठ पर कोड़ों के भयानक निशान हैं। उसकी आंखें इंसानों जैसी समझदार और रोती हुई हैं। सुमित दौड़कर उसके पास जाता है। हे भगवान, ये तो एक बेजुबान जानवर है। इतनी भारी जंजीर और ये घाव। कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि इस तूफानी बारिश में इसे यहाँ मरने के लिए बांध गया? सुमित एक भारी नुकीला पत्थर उठाता है। वो पूरी ताकत से जंजीर के ताले पर मारता है। कराक की आवाज के साथ ताला टूट जाता है। सुमित जंजीर निकालता है। वो अपना इकलौता तिरपाल निकालता है जिससे वो अपनी दुकान ढकता था और उसे गधे के ऊपर उड़ा देता है। लो भाई, अब तुम आजाद हो, घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये तिरपाल ओढ़ लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। इस दुनिया के इंसान बहुत मतलबी हैं दोस्त। मेरे सगे भाई ने मुझे कीचड़ में धकेल दिया और तुम्हारे मालिक ने तुम्हें मौत के मुंह में। जाओ, घने जंगल में कहीं छिप जाओ। गधा खड़ा होता है। वो सुमित की तरफ देखता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरती है। वो अपनी टांग से बारिश की गीली मिट्टी को तेजी से खुरचने लगता है। मिट्टी के नीचे से एक बहुत पुराना मटमैला तांबे के धागों से बंधा थैला निकलता है। गधा उसे मुंह से उठाकर सुमित के हाथों में थाम देता है। ये क्या है? इसमें तो महक आ रही है। बहुत अजीब खुशबू है। सुमित जैसे ही ऊपर देखता है, एक तेज बिजली कड़कती है। उस एक सेकंड के उजाले में गधा गायब हो चुका होता है। सुमित चारों तरफ टॉर्च मारता है, पर वहाँ कोई नहीं है। ये कोई साधारण जीव नहीं था। ये कौन था? और इस थैले में क्या है? अगले दिन रिमझिम बारिश हो रही है। सुमित ने उस थैले को खोला तो उसमें प्राचीन जड़ी बूटियों से मिले खड़े मसाले थे। सुमित उन्हें पीसकर पकौड़े के बेसन में मिला देता है। कढ़ाई में पकौड़े तलते ही ऐसी दिव्य खुशबू उठती है कि पूरा चौराहा महक जाता है। लोग छाता लगाए सुमित के ठेले पर टूट पड़ते हैं। भैरों की दुकान पूरी खाली होती है। वाह वाह सुमित भाई, क्या अमृत बनाया है। इस बारिश के मौसम में ऐसा पकौड़ा मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाया। जैसे ही मुंह में डालो स्वाद का धमाका हो जाता है। मुझे 4 प्लेट बांधो। अरे मुझे भी 2 प्लेट दो। इस खुशबू में ऐसा जादू है कि मैं अपने घर जा रहा था पर पैर अपने आप यहाँ खिंचे चले आए। भैरों की दुकान के समोसे तो इसके आगे मिट्टी है मिट्टी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। ये सब ऊपर वाले का खेल है।
देखा जगत, देखा तूने, साले के ठेले पर मेला लगा है और मेरी दुकान पर मक्खियाँ भिनभिना रही है। इस कल के लड़के ने मेरे पूरे 30 साल के धंधे को चौपट कर दिया। इस बारिश में इसके पकौड़े आग लगा रहे हैं। मालिक, मुझे शक है, इसके पास कोई जादुई जड़ी बूटी है। कल रात मैंने इसे जंगल से एक पुराना थैला लाते देखा था। अच्छा, तो ये बात है। बेटा सुमित, तूने खुशबू से ग्राहक खींचे हैं ना। अब देख, मैं तेरी दुकान में कैसे आग लगाता हूँ। आज रात जब घनघोर बारिश होगी तब हम इसका खेल खत्म कर देंगे। 3 साल बीत चुके हैं। सुमित के पकोड़ों का जादू ऐसा चला कि उसने हाईवे पर एक बहुत बड़ा आलीशान ढाबा खोल लिया है। मात्र पितृ कृपा ढाबा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और सैकड़ों कारें, टूरिस्ट बसें रुकी हुई हैं। अंदर ग्राहकों की भारी भीड़ है। रामशरण और पार्वती अच्छे कपड़ों में आरामदायक कुर्सियों पर बैठे हैं। सुमित काउंटर पर खड़ा है। पार्वती देख, आज हमारा सुमित कहां से कहां पहुंच गया। इस कड़कती बारिश में जहां कभी हम दाने दाने को मोहताज थे, आज हमारा बेटा हजारों लोगों का पेट भर रहा है। मुझे गर्व है मेरे बेटे पर। हाँ जी, पर मेरा बड़ा बेटा अमित, इस बारिश को देखकर मुझे फिर उसकी याद आ रही है। 3 साल से उसने एक बार भी माँ कहकर नहीं पुकारा। पैसा इंसान को इतना अंधा कैसे बना देता है। माँ, तुम क्यों रोती हो? जो इंसान अपने माँ बाप के आंसुओं की कद्र नहीं करता, वो चाहे महलों में रहे, उसका दिल हमेशा गरीब रहता है। तुम्हारे पास तुम्हारा ये सुमित है ना, मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। तूफानी रात और भयंकर बारिश। तूफान और बारिश अपनी चरम सीमा पर है। ढाबा बंद हो चुका है। भैरव और जगत पेट्रोल की केन लेकर ढाबे के पिछले हिस्से में आते हैं, जहां लकड़ियों का ढेर रखा है। जल्दी कर जगत, इस तेज बारिश और तूफान में अगर ढाबे को आग लगाएगा तो सब सोचेंगे कि बिजली गिरने से आग लगी है। सुमित का पूरा घमंड आज रात इसी पानी और आग में खाक हो जाएगा। हाँ मालिक, पूरा पेट्रोल छिड़क दिया है। ये लो और मिटा दो पूरा ढाबा। भैरव जैसे ही माचिस की तीली जलाता है, अचानक अंधेरे से एक भयानक डरावनी कूं-कूं की आवाज गूंजती है। दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं। तूफानी बारिश के बीच वही रहस्यमयी गधा कालू खड़ा है। उसकी आंखें गुस्से में लाल चमक रही हैं। ये जानवर यहाँ इस तूफान में क्या कर रहा है? जगत, इसे भगा। हक हक भाग। जैसे ही जगत आगे बढ़ता है, गधा हवा में उछलता है। वह बिजली की फुर्ती से घूमता है और अपनी दोनों पिछली टांगों से एक जोरदार दुलत्ती जगत की छाती पर मारता है। धड़ाक की आवाज होती है और जगत हवा में उड़ता हुआ दूर पानी के गड्ढे में गिरता है। मेरी पसली टूट गई मालिक। ये गधा नहीं है, ये तो कोई भूत है। भागो। भैरव डर के मारे पेट्रोल की केन छोड़ देता है। गधा भैरव की तरफ बढ़ता है और अपने दांतों से भैरव का कुर्ता पकड़कर उसे कीचड़ में घसीट देता है। बचाओ, बचाओ, मुझे माफ कर दो। दोबारा कभी सुमित की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगा। भागो जगत। दोनों विलेन बारिश और कीचड़ में लंगड़ाते हुए बदहवास होकर भाग जाते हैं। गधा शांत होता है, ढाबे की तरफ देखता है और फिर चुपचाप घने जंगल की बारिश में ओझल हो जाता है। अगले दिन भी लगातार बारिश हो रही है। ढाबे पर ग्राहक पकौड़े खा रहे हैं। तभी एक शख्स फटे चिथरे कपड़ों में कीचड़ से लथपथ लंगड़ाता हुआ ढाबे के सामने आता है। उसके बाल बिखरे हैं, चेहरा सूखा है, वो भूख से तड़प रहा है। वो डस्टबिन के पास जाकर लोगों की फेंकी हुई झूठी पत्तल से एक आधा खाया हुआ पकौड़ा उठाने की कोशिश करता है।
कौन है वो? डस्टबिन से झूठा खाना क्यों उठा रहा है? अंदर आओ, हम भूखों को मुफ्त खाना देते हैं। वो शख्स जैसे ही अपना चेहरा उठाता है, सुमित के पैर जम जाते हैं। वो कोई और नहीं, अमित है। भैया, अमित भैया, ये क्या हालत है आपकी? आप सूट बूट वाले बड़े साहब आज इस बारिश में डस्टबिन से पकौड़े उठा रहे हैं, ये कैसे हुआ? मुझे छू मत भाई, मैं इसी कीचड़ के लायक हूं। मुझे मेरे पापों की सजा मिल गई। जिस पैसे और ससुर के घमंड में मैंने तुम सबको छोड़ा था, मंदी आते ही मेरी पत्नी और ससुर ने मुझे धोखे से कंगाल कर दिया। मेरी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और मुझे कोर्ट से धक्के मारकर जेल भिजवा दिया। मैं सड़क पर आ गया सुमित। 3 दिन से इस बारिश में भूखा भटक रहा हूं। मुझे माफ कर दे भाई, मुझे माफ कर दे। तभी अंदर से रामशरण और माँ पार्वती बाहर आते हैं। अमित को इस हाल में देखकर पार्वती चीख पड़ती है। अमित, मेरा पार्वती बच्चा। बिना अपनी उम्र की परवाह किए बारिश में दौड़ती है और अमित को कीचड़ से उठाकर अपने सीने से लगा लेती है। बेटा, माँ बाप का दिल बच्चों के लिए कभी थप्पड़ नहीं उठाता। तू रास्ता भटक गया था। धन का घमंड अस्थायी होता है बेटा, पर परिवार का प्यार स्थायी होता है। तू वापस आ गया, हमारे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। चल अंदर चल, सुमित के हाथ के गरम पकौड़े खा, तेरी भूख मिट जाएगी। बारिश पूरी तरह थम चुकी है। आसमान में एक बहुत बड़ा और खूबसूरत इंद्रधनुष चमक रहा है। पेड़ों से पानी की बूंदें टप टप गिर रही हैं। अमित अंदर काउंटर पर ग्राहकों को संभाल रहा है। उसके चेहरे पर अब घमंड नहीं, सादगी है। सुमित ढाबे के पीछे खड़ा है। तभी जंगल के किनारे गीली मिट्टी पर वही रहस्यमयी गधा आकर खड़ा हो जाता है। सूरज की आखिरी किरणें उसकी पीठ पर चमक रही हैं। दोस्त, आज मेरा परिवार पूरा हो गया। भैया वापस आ गए। लोग तुम्हें नासमझ, तुच्छ और कमजोर समझते हैं, पर जो वफादारी और इंसानियत तुमने दिखाई, वो इस दुनिया का कोई अमीर इंसान नहीं दिखा पाया। तुमने उस रात मेरी मदद की और कल रात मेरे ढाबे को भैरों से बचाया। तुम्हारा ये कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। कालू अपनी गर्दन धीरे से हिलाता है, मानो कह रहा हो, इंसानियत का कर्ज चुकता हुआ। वो मुड़ता है और धीरे धीरे शांत कदमों से घने जंगल की ओर चलता हुआ हमेशा के लिए ओझल हो जाता है। दुनिया जिसे बेकार और अदना समझकर ठुकरा देती है, ईश्वर कभी कभी उसी के रूप में आकर आपकी परीक्षा लेता है। याद रखना, पैसा, रूप, रंग या जाति इंसान को बड़ा नहीं बनाती। इंसान या जानवर बड़ा बनता है अपने कर्मों से, अपनी इंसानियत से और अपनी वफादारी से। क्योंकि घमंड का सिर हमेशा कीचड़ में झुकता है और वफादारी की मिट्टी हमेशा खुशबू बनकर महकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसा ही शानदार कंटेंट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। जुड़े रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद।